जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। खंड 2 में हम जीविका और अर्थव्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ हम इस बात पर विचार करेंगे कि आधुनिक विश्व में विभिन्न वनवासियों और चरवाहों समुदायों की जिंदगी में किस तरह के बदलाव आए और इन बदलावों को तय करने में उन्होंने किस तरह का योगदान दिया। आधुनिक विश्व का उदय कैसे हुआ, इस बात पर विचार करते हुए हम अक्सर कारखानों और शहरों पर और बाजारों की आपूर्ति करने वाले औद्योगिकी और कृषि क्षेत्र पर ध्यान देते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि इन क्षेत्रों के बाहरी दूसरी अर्थव्यवस्थाएं भी हैं, दूसरे लोग भी हैं जो राष्ट्र के लिए महत्व रखते हैं। आधुनिक दृष्टि से देखने पर ऐसा लगता है कि चरवाहों और वनवासियों, घुमंतू किसानों और खाने की चीजें बिन कर गुजर करने वाले की जिंदगी अतीत में ही कहीं अटक कर रह गई है। समकालीन विश्व के उदय का अध्ययन करते हुए उनके प्रति हमारा रवैया कुछ ऐसा रहता है मानो उनकी जिंदगी का कोई महत्व ही न हो। खंड 2 में अध्याय इस बात को रेखांकित किया गया है कि हम उनकी जिंदगी के बारे में जानना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि वे अपनी दुनिया को कैसे व्यवस्थित करते हैं और कैसे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। ये लोग भी पूरी तरह उस दुनिया का हिस्सा हैं जिसे में हम आज रह रहे हैं। वे गुजर हुए जमाने के बचे खुचे लोग नहीं हैं। अध्याय 4 में हम आप जंगलों की सैर करेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि जंगलों में रहने वाले विविध समुदाय जंगलों का किस किस तरह इस्तेमाल करते रहे हैं। यहाँ आपको पता चलेगा कि 19वीं सदी में उद्योग और शहरों, जहाज रानी और रेलवे के उदय का विस्तार से लकड़ियों और अन्य उत्पादों के लिए जंगलों पर दबाव कितना बढ़ गया था। इन नई जरूरतों और मांगों के चलते जंगलों के प्रयोग से संबंधित कायदे कानून बदले गए और जंगलों के रखरखाव की एक नई पद्धति सामने आई। यहाँ इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि जंगलों पर औपनिवेशिक नियंत्रण कैसे कायम हुआ, कैसे वन क्षेत्रों को मापा गया, पेड़ों का वर्गीकरण किस किया गया और बागान विकसित की गई। इन सारे परिवर्तनों से वन संसाधनों का इस्तेमाल करने वाले स्थानीय समुदायों को जिंदगी पर भी असर पड़ा। उन्हें नई व्यवस्था में काम करने और अपने जीवन को नए सिरे से संगठित करने के लिए विवश किया गया, लेकिन बहुधा उन्होंने इन नियमों और कानूनों के खिलाफ बगावत भी की और सरकारों को अपनी नीतियां बदलने के लिए बाध्य किया। इस अध्याय में आपको इस बात का अंदाजा मिलेगा कि भारत और इंडोनेशिया में इन परिवर्तनों का इतिहास क्या रहा है। अध्याय 5 में भारत और अफ्रीका के पहाड़ों और रेगिस्तान मैदानों और पठारों में चरवाहों की पद चिन्ह को ढूंढने की कोशिश की गई है। इन दोनों क्षेत्रों में चरवाहे समुदाय आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, फिर भी हम बिरले ही कभी उनके जीवन का अध्ययन करते हैं। उनका इतिहास पाठ्य पुस्तकों के पन्ने में शामिल नहीं हो पाता है। अध्याय 5 में आपको पता चलेगा कि जंगलों पर स्थापित होते जा रहे नियंत्रण, कृषि विस्तार और चारागाह के सिमटते जाने से उनका जीवन किस तरह से असर पड़े हैं। इस हिस्से में आपको उनके आवागमन, अपने समुदाय के साथ उनके संबंधों और बदलते परिवेश के अनुरूप वह खुद को कैसे ढालते हैं इसे के बारे में जानने का मौका मिलेगा। जब तक हम विभिन्न समुदायों और समाजों के जीवन में आ रहे परिवर्तन को देखना बूझना शुरू नहीं करेंगे, तब तक इस बात को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे कि अच्छा आज की दुनिया कैसे बनी है। साथ ही आधुनिकीकरण की समस्याओं को भी हम तब तक पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे जब तक कि हम उससे पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभाव पर विचार नहीं करेंगे। वन्य समाज और उपनिवेशवाद। अपने स्कूल और घरों में चर्चा चारों ओर नजर दौड़ाकर उन सभी वस्तुओं को पहचानने जो जंगलों की हैं। इस किताब का कागज, मेज, कुर्सियां, दरवाजे, खिड़कियां व रंग जिनसे आपके कपड़े रंगे जाते हैं, मसाले, आपकी टॉफी के सेल फोन, रैपर, बीड़ियों के तेंदुपत्ते, गोंद, शहद, कॉफी, चाय और रबड़, साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल जो साल के बीजों से निकलता है, खाल से चमड़ा बनाने का इस्तेमाल होने वाला चर्म शोधक, टैनिन या दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियां, इन सब को भी
हमें नहीं भूलना चाहिए। और हाँ, बांस, जलावन की लकड़ियाँ, घास, कच्चा कोयला, पैकिंग में उपयोग होने वाली वस्तुएं, फल फूल, पशु पक्षी एवं ढेर दूसरी चीजें भी जंगलों से ही आती हैं। अमेजन या पश्चिमी घाट के जंगलों के एक ही टुकड़े में पौधों की 500 अलग अलग प्रजातियां मिली जाती हैं। यह विविधता तेजी से लुप्त होती जा रही है। औद्योगिकरण के दौर में सन 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेती बाड़ी, चारागाहों व ईंधन के लकड़ियों के लिए साफ कर दिया गया। ये चित्र में दिखाया गया चित्र एक छत्तीसगढ़ का एक साल वन है। घना होने के कारण जंगल की सतह एक सूरज की रोशनी यहाँ कम ही पहुंच पाती है। इस चित्र में आप पेड़ पौधों के विभिन्न आकार और प्रजातियां देख सकते हैं। वनों का विनाश क्यों? वनों के लुप्त होने को सामान्य वन विनाश कहते हैं। वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है। वैसे तो यह प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही थी, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान इसने कई अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिया। आइए भारत में वन विनाश के कुछ कारणों पर गौर करें। जमीन की बेहतरी। सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। आज यह आंकड़ा बढ़कर आधे से अधिक पहुंच गया है। इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, खाद्य पदार्थों की मांग में भी वृद्धि हुई। वैसे वैसे विकास किसान भी जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं को विस्तार देते गए। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया। ये चित्र में देख सकते हैं। ये चित्र है 2 हेन द विलेज ओवरफुल। जब घाटी भरी पड़ी थी, जॉन डॉसन की पेंटिंग। लोकात जैसे देशज अमेरिका आदिवासी समूह जो इन विशाल उत्तर अमेरिका मैदान में रहते थे का अर्थतंत्र अत्यंत वैविध्यपूर्ण था। वे मक्का उगाते, बिशन का शिकार करते और जंगली पौधों की खोज में रहते थे। अंग्रेज आबादकारों ने बिशनों के लिए विशाल भूभाग को खुला छोड़ना बेकार समझा। 1860 के बाद बिशनों की बड़ी संख्या में हत्या की गई। इसकी कई वजह थी। पहली, अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं व कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया। 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादों के लिए कच्चे माल की जरूरत थी। लिहाजा इन फसलों बॉक्स एक किसी स्थान पर खेती न होने का मतलब उस जगह को गैर आबाद होना नहीं। जब गोर आबादकार ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उन्होंने दावा किया कि यह महाद्वीप खाली था। वास्तव में ये आदिवासी पथ प्रदर्शकों के पृथक में पुरातन राष्ट्रों से इस भूभाग में प्रविष्ट हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न आदिवासी समुदाय ने अपने स्पष्ट विभाजित इलाके थे। ऑस्ट्रेलिया के नागारिंदेजेरिया की अपनी जमीन की आकृति। इनके पहले पूर्वज नगरू नेदेरी के प्रतीकात्मक शरीर जैसी थी। यह जमीन 5 अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों, खारे पानी, झीलों, झाड़ियों, रेगिस्तानी मैदानों, नदी तटीय मैदानों को अपने में समेटे हुई थी, जो अलग अलग सामाजिक आर्थिक जरूरतों को पूरा किया करते थे। की मांग में इजाफा हुआ। दूसरी वजह यह थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अन्न उत्पादक समझा। उनकी हिसाब से इस व्यर्थ के बियाबान पर खेती करके उससे राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता है और इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती है। यही वजह है कि 1880 और 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल के 66 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई। खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जमीन को जोतने के पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है। स्रोत को पड़ती जमीन पर कब्जा करके उसे खेती के योग्य बनाया जाए, यह विचार सारी दुनिया के औपनिवेशकों के बीच शुरू से ही लोकप्रिय रहा। यही वह विचार था जिसने विजय को नियोजित ठहराया। अमेरिकी लेखक रिचर्ड हार्डिंग 1896 में मध्य अमेरिका में
हंडुरास के बारे में लिखते हैं। आज इससे बढ़कर रोचक सवाल कुछ और नहीं हो सकता कि दुनिया के गैर विकसित पड़ी जमीन का क्या किया जाए। क्या इसे उस महान शक्तियों के हाथ में जाना चाहिए जो इसके परिवर्तन की इच्छा रखती हैं, या किसी कि इसे इसके वास्तविक स्वामी के हाथों में रहने देना चाहिए जो इसके मूल्य को नहीं समझ सकता। ये मध्य अमेरिका की एक सुसज्जित घर में अर्ध बर्बरों के गिरोह जैसा है, जो न तो इस घर का उपयोग ही कर सकते और न ही इसमें आराम। 3 साल बाद अमेरिकी आधिपत्य में यूनाइटेड फ्रूट कंपनी का गठन हुआ, जिसने व्यापक पैमाने पर मध्य अमेरिका में केले उगाना प्रारंभ किया। इस कंपनी ने इन मुल्कों की सरकारों पर इस हद तक अपना वात्सल्य स्थापित कर लिया था कि इन्हें बनाना रिपब्लिक के नाम से जाना गया। डेविड स्पर द रेटरिक ऑफ एम्पायर 1993 में उद्धृत। पटरी पर स्लीपर। नए शब्द स्लीपर रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते हैं। चित्र 3 में सिंहभूमि के जंगलों में साल के तनों से स्लीपर का निर्माण। छोटा नागपुर, मई 1897। रेल की पटरी हेतु स्लीपर बनाने के लिए वन विभाग पेड़ों को काटने और इनसे पटरे बनाने के लिए तो आदिवासियों को नियुक्त किया करते थे, लेकिन उनको अपने घर बनाने के लिए इन पेड़ों को काटने की अनुमति न थी। 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में बलूत ओक के जंगल लुप्त होने लगे थे। इसी की वजह से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आ खड़ी हुई। मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेजी जहाज भला कैसे बना सकते थे और जहाजों के बिना शाही सत्ता कैसे बचाई और बनाई रखी जा सकती थी। 1820 के दशक में खोजी रास्ते हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ियों के लिए नई तरह की मांग पैदा कर दी। शाही सेना ने आवागमन और अपनी वैश्विक व्यापार के लिए रेल लाइनों अनिवार्य थी। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर और रेल की पटरियों को जोड़ने रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ियों की भारी जरूरत थी। 1 मील लंबी पटरी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। भारत में रेल लाइनों की जाल 1860 के दशक से तेजी से फैला। 1890 में लगभग 25,500 किमी लंबी लाइनें बिछा जा चुकी थी। 1946 में इन लाइनों की लंबाई 7,65,000 किमी तक बढ़ चुकी थी। रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रतिवर्ष 35,000 पेड़ स्लीपर के लिए काटे गए। सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए। इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया। रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होने लगे। चित्र 4 में ये बांस के पड़े कासालांग नदी में बहकर जाते हुए चिटगांव पर्वतीय पट्टी। ये चित्र 5 में रंगून के एक लकड़ी गोदाम में लकड़ी के शातिर सहेजता हुआ हाथी। औपनिवेशिक दौर में अक्सर हाथियों का इस्तेमाल जंगलों और लकड़ियों के गोदामों में भारी भरकम लकड़ियों को उठाने के लिए किया जाता था। मुल्तान और सुक्कुर के बीच इंडस वैली रेलवे नाम से लगभग 300 मील लंबी एक लाइन बनाई जानी थी। 2000 स्लीपर प्रति मील की दर से। इसके लिए 10 फुट 10 इंच 5 इंच के साइज यानी 3.5 घन फुट प्रति इकाई के 6 लाख स्लीपर की जरूरत होगी, या कि 2 लाख क्यूब फीट से ऊपर लकड़ी की। इन इंजनों को ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए। दोनों तरफ प्रतिदिन 1 ट्रेन व 1 मन प्रति ट्रेन मील के हिसाब से सालाना 2,19,000 मन की जरूरत होगी। इसके अलावा ईंटों के लिए
भारी मात्रा में ईंधन की जरूरत होगी। स्लीपर मुख्य रूप से सिंध के जंगलों से आया करेंगे। यह ईंधन सिंध और पंजाब के झाऊ, तामारिस्क और झांड के जंगलों से लाया जाना था। दूसरी नई लाइन नादार स्टेट रेलवे लाहौर से मुल्तान तक थी। आंकड़े के हिसाब से इसके निर्माण में 22 लाख स्लीपर की जरूरत होगी। ईपी स्टेबिंग द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया खंड 2 क्रियाकलाप 1 मील लंबी रेल लाइन की पटरी के लिए 1760 से 2000 तक स्लीपर की जरूरत थी। यह 3 मीटर लंबी लकड़ी लाइन की पटरी बिछाने के लिए एक औसत कद के पेड़ से 3 से 5 स्लीपर बन सकते हैं। तो हिसाब लगाकर देखें कि 1 मील लंबी पटरी बिछाने के लिए कितने पेड़ काटने होंगे। ये चित्र में देख सकते हैं। चित्र 6 में ईंधन की लकड़ी इकट्ठा करके घर लौटती औरतें। चित्र 7 में लट्ठे से ले जाता हुआ ट्रक। लट्ठे काटने के लिए किसी क्षेत्र का चुनाव करने के बाद वन विभाग सबसे पहले चौड़ी सड़कों का निर्माण करता और उससे ट्रक का प्रवेश संभव हो सके। जंगल को उन रास्तों से इसके तुलना करें उन जिनमें होकर लोग ईंधन की लकड़ी या दूसरे लघु वन उत्पादन इकट्ठा करने के लिए जाया करते थे। ऐसे अनेक ट्रक लकड़ी से भरे हुए जंगलों से बड़े शहरों की ओर जाते थे। बागान। यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़ की बड़ी मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने और इनके लिए भी प्राकृतिक वन का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्से को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। इन इलाकों में बाड़ा बंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय, कॉफी की खेती की जाने लगी। ये प्रेशर ब्रांड टी, द लंदन ग्रोसरी, द इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन सुपर टी 2263 पर पाउंड्स। चित्र 8 में प्लेजर ब्रांड टी दिखाया गया है। प्लेजर ब्रांड टी व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। पिछले खंड में हमने देखा कि जहाज और रेल की पटरी बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगल की जरूरत थी। अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारिक द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने ट्राइट्रिच ब्रैडिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस पर मशविरे के लिए बुलाया और उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। ब्रैडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे कि पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगलों को की लकड़ी उत्पाद के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। इस तंत्र का अवमानना करके पेड़ काटने वाले क्रियाकलाप यदि 1862 में भारत सरकार का बागडोर आपके हाथ में होता और आप इतने व्यापक पैमाने पर रेल के लिए स्लीपर और ईंधन आपूर्ति की जिम्मेवारी होती तो आप इसके लिए कौन कौन से कदम उठाते। चित्र 9 में इटली स्थित टस्कनी के पोपलर के जंगल का एक व्यवस्थित गलियारा। पोपलर के जंगल मुख्यतः लकड़ी के लिए महत्व रखते हैं। पत्ते, फलों या दूसरे उत्पाद के लिए ये उपयोगी नहीं है। एक समान लंबाई वाले और सीधे में लगे इन पेड़ों को देखें। यही वह मॉडल है जिसे वैज्ञानिक बर्नविक ने प्रोत्साहित किया। ये चित्र 10 में कांगड़ा एक देवदार बागान 1933 इंडियन फॉरेस्ट रिकॉर्ड्स भाग 15 से है। किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी बनाना। इस तरह के ब्रैंडिस ने 1864 में भारत वन सेवा की स्थापना की और 1865 में भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया गया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई, जहां
यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वनिक साइंटिफिक फॉरेस्ट कहा गया, लेकिन आज परिस्थितिकी विशेषज्ञों सहित ज्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक वनिक के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया, इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए। इसे बागान कहा जाता है। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगल का सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्रों की नाप जोख की और वन प्रबंधन के लिए योजना बनाई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रति वर्ष काटा जाएगा। कटाई के बाद खाली जगह पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे ताकि कुछ ही वर्षों में यह पुनः क्षेत्र वन कटाई के लिए तैयार हो जाए। चित्र 11 में द इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल देहरादून भारत ब्रिटिश साम्राज्य में खुला पहला वनिक स्कूल। स्रोत इंडियन फॉरेस्ट खंड 10-10-20-10-30-31। 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किए गए। पहली 1878 में और फिर 1927 में। 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया: आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। सबसे अच्छे जंगल को आरक्षित वन कहा गया। गांव वाले जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे, वे घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ, एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में वनों पाल और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग थे। जहां एक तरफा ग्रामीण अपनी अलग अलग जरूरतों वन वैज्ञानिक वनिक वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई, जिसमें पुराने पेड़ काटकर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं। ये चित्र 12 जंगलों से महुआ, मधुका, इंडिका, बिनना। गांव वाले उजाला होने से पहले ही उठकर जमीनों पर गिरे हुए महुआ के फूलों को बीनने के लिए जंगल चले जाते हैं। महुआ के पेड़ बेशक कीमती है। महुआ के फूल खाए भी जा सकते हैं और उनका इस्तेमाल शराब बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इसके बीज से तेल भी बनाया जाता है। जैसे ईंधन, चारे व पत्ते की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे, वही वन विभाग को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाजों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ियां मुहैया करा सके। ऐसी लकड़ियां जो सख्त, लंबी और सीधी हो। इसीलिए सागौन और साल जैसे प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और दूसरी किस्में काट डाली गई। वन इलाकों में लोग कंदमूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादक का विभिन्न जरूरतों के लिए उपयोग करते थे। फल और कंद अंतर पोषक खाद्य हैं। विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल काट कर घर नहीं आई हो, दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता हो, लकड़ी का प्रयोग हल जैसे खेतों के औजार बनाने में किया जाता हो, बांस से बेहतरीन बाड़े बनाई जा सकती हैं और इसका उपयोग छतरी तथा टोकरी बनाने के लिए भी किया जा सकता है। सूखे हुए कुम्हाड़ के खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जा सकता है। जंगलों में लगभग कुछ उपलब्ध है तो पत्तों को जोड़ जोड़ कर खाओ फेंको किस्म के पत्तल और दोने बनाए जा सकते हैं। आदि भी भौहिरिया वाहिली सियादी की लताओं से रस्सी बनाई जा सकती है। सेमू, सूती रेशम के कांटेदार छाल पर सब्जियां छीली जा सकती हैं। महुओं के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है। चित्र 13 में सुखाते हुए तेंदू पत्ते। जंगलों में रहने वाले बहुत सारे लोगों के लिए तेंदू के पत्ते की बिक्री आय का प्रमुख साधन है। प्रत्येक बंडल में लगभग 50 पत्ते होते हैं। एक व्यक्ति कठिन परिश्रम करके एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 100 बंडल इकट्ठा कर सकता है। बच्चे, महिलाएं और वृद्ध ही मुख्यतः पत्ते इकट्ठा करते हैं। ये चित्र 14 में खलिहानों से अनाज लाते हुए खलिहानों से पुरुष टोकरियों में अनाज ला रहे हैं। पुरुष अपने कंधे पर आर पार एक छड़ी
में बंधी टोकरियों को लाते हैं, जबकि औरतें इन टोकरियों को अपने सिर पर रखकर लाती हैं। क्रियाकलाप: वन प्रदेशों में रहने वाले बच्चों, पेड़ पौधों की सैकड़ों प्रजातियों के नाम बताइए। आप पेड़ पौधों की कितनी प्रजातियों के नाम जानते हैं? वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गई। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंद मूल फल इकट्ठा करना आदि रोजमर्रा की गतिविधियां गैर कानूनी बन गई। अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा और पकड़े जाने की स्थिति में वे वन रक्षकों की दया पर होते, जो उनके घूस ऐंठते थे। जलावनी लकड़ी एकत्र करने वाले औरतें विशेष तौर से परेशान रहने लगी। मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगलों की चौकीदारी के लिए सामान्य बातें थी। वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई? यूरोप उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतू खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ता है। एशिया, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में यह खेती का एक परंपरागत तरीका है। इसके कई स्थानीय नाम हैं, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में लादिंग, मध्य अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चित मेन या तीवा व श्रीलंका में चेना। हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए धाया, पेंदा, बेवर, नेवड़, झूम, पेंडू, खादाद और कुमरी ऐसे ही कुछ स्थानीय नाम हैं। घुमंतू कृषि के लिए जंगलों के कुछ भागों को बारी बारी से काटकर जलाया जाता है। मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती है। इन खेतों पर एक साल खेती करने के बाद 12 से 18 साल तक के लिए पत्ती छोड़ दी जाती है, जिससे वहां फिर से जंगल पनप जाए। इन भूखंडों में आश्रित फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ब्राजील में कासवा और लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का व फालियां। यूरोपीय वन रक्षकों की नज़र में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह था। उन्होंने महसूस किया कि जहां कुछ सालों के अंतरों पर खेती की जा रही है, ऐसी जमीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए। चित्र 15 में टैंगो खेती एक ऐसी व्यवस्था थी जहां किसानों को कुछ समय के लिए बागानों में ही खेती करने की आज़ादी थी। 1921 में बर्मा के थारवाड़ी डिवीजन से लिए गए इस चित्र में किसान धान बो रहे हैं। लोहे के छोर वाले लंबे बांसों की सहायता से पुरुष धान धरती में छेद करते थे। औरतें प्रत्येक छेद में धान बोती थी। ये चित्र में 15 जंगलों के पेंदा या पोदू हिस्सों को जलाना। घुमंतू खेती में जंगलों को साफ किया जाता है। सामान्यतः चट्टानों की ढलानों पर पेड़ों को काटने के बाद राख के लिए इन्हें जला दिया जाता है। इसके बाद इस क्षेत्र में फिर बीज बिखेर दिए जाते हैं और वर्षा से सिंचाई के लिए इन्हें छोड़ दिया जा सकते हैं। साथ ही जंगल जलाते समय बाकी बेशक कीमती पेड़ों के भी फैलती लपटों की चपेट में आ जाने का खतरा बना रहता है। घुमंतू खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था, इसीलिए सरकार ने घुमंतू खेती पर रोक लगाने का फैसला किया। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया गया। कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा तो कुछ ने छोटे बड़े विद्रोह के जरिए प्रतिरोध किया। शिकार की आज़ादी किसे थी? जंगल संबंधी नए कानून ने वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया। वन कानूनों के पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे। यही पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई। शिकार करते हुए पकड़े जाने वाले को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। जहां एक तरफ वन कानून ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया, वहीं बड़े जानवरों का आखेट एक खेल बना गया। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से
दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा था। अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादों और सम्राटों को शिकार का मजा लेते हुए दिखाया गया है, किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ा कि कई प्रजातियां, ये चित्र 17 में मछली मछली मारने वाला लड़का अपने बच्चे अपने माँ बाप के साथ जंगल जाते और बहुत जल्द ही वे मछली पकड़ना, वन उत्पादों को इकट्ठा करना व खेती करना सीख लेते। बांस के ट्रैप को, जिसे यहाँ यह लकड़ी अपने बाएं हाथ में पकड़े और बाहवा के मुहाने पर रखने रखने पर मछली इसमें चली आती है। ये चित्र में दिखाए गए हैं चित्र 18 नेपाल में शिकार के बाद लॉर्ड रीडिंग। फोटो में मृत बाघों की गिनती करें। ब्रिटिश औपनिवेशिक अफसर और राजा जब शिकार के लिए जाते तब उनके साथ नौकरों की एक पूरी फौज होती थी। गांव के कुशल शिकारी हाका लगाते थे और साहब को बस गोली भर चलाना होता था। इसमें बाघों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 बाघ को घायल किया गया है। लगभग पूरी तरह लुप्त हो गई। अंग्रेजों की नज़र में बड़े जानवर जंगली बर्बर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। बाघ, भेड़िए और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिए गए कि इनमें किसानों को खतरा है। 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज्यादा बाघ, 1,50,000 तेंदुआ और 2 लाख भेड़िए मार दिए गए। धीरे धीरे बाघों के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। अकेले जॉर्ज यूले नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था। प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए ही आरक्षित थे। काफी समय बाद पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने आवाज उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों को सुरक्षित होना चाहिए, न कि इनको मारा जाना चाहिए। नए व्यापार, नए रोजगार, नई सेवाएं, जंगलों पर पुनः विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरह के नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसर का लाभ भी मिला। कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। महज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कुछ ऐसे स्रोत बैगा मध्य भारत का एक वन समुदाय है। 1892 में जब उनकी घुमंतू खेती पर रोक लगा दी गई तब उन्होंने सरकार को यह याचिका दी, हर रोज हम फका करते हैं क्योंकि हमारे पास खाने का अनाज नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही दौलत है और वह है हमारी कुल्हाड़ी। हमारे पास अपने तन ढकने के कपड़े नहीं हैं। आग ताप कर हम ठंडी रात गुजारते हैं। हम अब खाने के लिए मर रहे हैं। हम कहीं भी जा नहीं सकते। हमने ऐसी क्या गलती की है कि सरकार हमारी परवाह नहीं करती। कैदियों को जेल में पर्याप्त भोजन दिए जाते हैं। घास उगाने वालों को भी उनकी जमीन से बेदखल नहीं किया जाता है। लेकिन हम जो यहाँ कई पीढ़ियों से रहते आए हैं, हमें सरकार हमारा अधिकार नहीं देती। वेरियन एल्विन 1939, माधव गाडगिल व रामचंद्र गुहा द फिशर्ड लैड इन इकोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया से उद्धृत ही नज़ारा दिखता है। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रहकर मेनियोक उगाने वाले ब्राजील अमेज़न के मुनुदुरुक समुदाय के लोगों ने व्यापार के रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में वे व्यापार चौकियों की ओर नीचे उतर आए और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए। हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं है। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदाय द्वारा बंजारा आदि घुमंती समुदायों के माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सिंग, रेशम के कोए, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, घास, गोंद और राल
के व्यापार से के सबूत मिलते हैं, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को विशेष इलाके में वन उत्पादन के व्यापार की इज्जतदारी सौंपी दी। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी गई। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरवा, कराचा व एरुकुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमतू समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। इनमें से कुछ को आपराधिक कबीले कहा जाने लगा और ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खदानों व बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। काम के नए अवसर का मतलब यही नहीं था कि उनका जीवन स्थिति में हमेशा सुधार ही हुआ हो। असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथला और उरवा व छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द व औरतें दोनों की भर्ती की गई। उनकी मजदूरी बहुत कम थी और कार्य परिस्थितियां उतनी ही खराब। उन्हें उनके गांव से उठाकर भर्ती तो कर लिया गया था, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। नया शब्द इज्जतदारी, एकाधिकार, स्रोत घ पुतम पुत पुतुमायो की रबड़ की निकासी। दुनिया भर में बागानों के काम की स्थितियां भयावह थी। अमेज़न के पुटुमायो क्षेत्र में पेरुवियन रबड़ कंपनी ब्रिटिश व पेरुवियन साझे में द्वारा रबड़ की निकासी हुई। तोतोस कहे जाने वाले स्थानीय इंडियनों की बेगार पर निर्भर थी। 1900 से 1912 के बीच पुटुमायो में 4000 टन रबड़ का उत्पादन हुआ और इसी दौरान इंडियन आबादी में यांत्रण, रोगों और पलायन के चलते 30,000 की गिरावट आई। रबड़ कंपनी के एक वेतनभोगी ने वर्णन किया कि रबड़ का संग्रह कैसे किया जाता था। मैनेजर ने सैकड़ों इंडियनों को स्टेशन पर उपस्थित होने का निर्देश दिया। उसने अपनी कंबाइन और छुरा पकड़ाया और इन बेबस इंडियनों का कत्लेआम शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की 150 लाशें से जमीन ढक गई। खून से नहाए हुए दया की भीख मांगते जिंदा बच्चे लोगों को मुर्दा के ढेर के साथ जला दिए गए और मैनेजर चिल्लाया, मैं उन सभी इंडियनों को खत्म कर देना चाहता हूं जो रबड़ लाने के लिए दिए गए मेरे आदेश को नहीं मानते हैं। निकोलस डक्स द कोलोनियलिज्म एंड कल्चर 1992 में माइकल ताऊ सिंह, कल्चर ऑफ टेरर, स्पेस ऑफ डेथ, वन विद्रोह। हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन समुदायों ने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत की। संथाल परगना में सिद्धू और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू को लोकगीतों और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलन के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। अब हम बस्तर रियासतों में 1910 में हुए ऐसे एक विद्रोह का विस्तार से अध्ययन करेंगे। बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है। इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। बस्तर में मरिया और मुरिया, गोंड, धुरवा, भतरा, हलबा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। अलग अलग जबान में बोलने के बावजूद इनकी रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गांव को उसकी जमीन धरती माँ से मिली है और बदले में वे प्रत्येक खेतीहर त्योहारों पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। धरती के अलावा वे नदी, जंगल व पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं। चूंकि हर गांव को अपनी चौहदी पता होती है, इसीलिए ये लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते हैं। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगलों, ये चित्र में यहाँ वाले चित्र है आपका ऊपर राजनांदगांव भानु प्रताप किलोमीटर में दिखाया गया 0 से 50, पंखाजूर, पूर, दुर्गचरम, महानदी, नरलहपुर, रायपुर, काकोर, कसकाल, अंतगढ़ी, नारायणपुर,
कोंडागांव, आबुजमाद पहाड़ी उड़ीसा, कटेरी इंद्रावती, भोपालपट्टनम, गोदावरी बीजापुर, बस्तरपुर, जंगलपुर, कंगेरी, संभर, दाउतवाड़ा, बौलोडीला पहाड़ी, मालेगेर, कुकुनारा, तलपेरू, कोलबा, कोटा, आंध्र प्रदेश। सीमा राज्य, जिला, तहसील मुख्यालय, जिला और तहसील से नदी, सड़क, रेलवे लाइन, आरक्षित वन। यह रेखाचित्र पैमाने के अनुसार नहीं है। ये चित्र 20 सन 2000 में बस्तर 1947 में बस्तर रियासत को कांकेर रियासत में मिला दिया गया और यह पूरा क्षेत्र मध्य प्रदेश का बस्तर जिला बना। 1998 में इस जिले को एक बार फिर कांकेर, बस्तर और दाउतवाड़ा जिले में बांट दिया गया। 2000 में ये जिले छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन गए। 1990 का विद्रोह कांकेर वन क्षेत्र घेरे में से ही शुरू हुआ था और जल्द ही राज्य के अन्य क्षेत्रों में फैल गया। ये चित्र नीचे वाला 19 बस्तर में सेना कैंप 1910 बस्तर में सेना के एक कैंप का यह चित्र 1910 में लिया गया। सेना तंबुओं, बावर्चियों और सिपाहियों के साथ चलती थी। यहाँ एक सिपाही विद्रोहियों से सुरक्षा के लिए कैंप की पहरेदारी कर रहा है। से लकड़ी थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले में वे एक छोटा शुल्क अदा करते हैं जिसे देवसारी डांड या मान कहा जाता था। कुछ गांव अपने जंगलों के हिफाजत के लिए चौकीदारी करते थे जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता था। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होती है जहां एक परगने गांव का समूह के गांव की मुखिया जुड़ते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। लोगों के भय। औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जंगलों के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, घुमंतू खेती को रोकने का और शिकार व अन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए। कुछ गांवों को आरक्षित वन में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुक्त करेंगे और जंगल के को आग से बचाएंगे रखेंगे। बाद में इन्हीं गांवों को वन ग्राम कहा जाने लगा। बाकी गांव के लोग बगैर किसी सूचना या मुआवजे के हटा दिए गए। काफी समय से गांव वाले जमीन के बढ़े हुए लगान और तथा औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेकार और चीजों की निरंतर मांग से त्रस्त थे। इसके बाद भयानक अकाल का दौर आया। पहले 1899 से 1900 में और फिर 1907 से 1908 में हुए वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया। लोगों ने बाजारों में त्योहारों के मौके पर और जहां कहीं भी कई गांवों के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते थे वहां जमा होकर इन मुद्दों पर चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। कांगेर वनों के धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यहीं लागू हुआ था। हालांकि कोई एक व्यक्ति इनका नेता नहीं था लेकिन बहुत सारे लोग नेथानार गांव के गुंडा धुर को इस आंदोलन की एक अहम शख्सियत मानते थे। 1910 में आम की टहनियां, मिट्टी के ढेले, मिर्चा और तीर गांव-गांव चक्कर काटने लगे। यहाँ गांव में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश था। हर एक गांव ने इस बगावत के खर्चे में कुछ न कुछ मदद दी। बाजार लूटे गए, अफसरों और व्यापारियों के घर, स्कूल और पुलिस थाने को लूटा व जलाया गया तथा अनाज का पुनर्वितरण किया गया। जिन पर हमले हुए उनमें से ज्यादातर लोग औपनिवेशिक राज्य को और उसके दमनकारी कानूनों से किसी न किसी तरह जुड़े थे। इन घटनाओं के एक जस्मदीद गवाह मशीनरी विलियम्स वार्ड ने लिखा, पुलिस वालों, व्यापारियों, जंगलों के अर्दलियों, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों की का हुजूम चारों तरफ से जगदलपुर में चला आ रहा था। अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे। आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए लेकिन अंग्रेज फौज ने उनके तंबुओं को घेर कर उन पर गोलियां चला दी। इसके बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े बरसाते और उन्हें सजा देते। सैनिक गांव गांव घूमने लगे। ज्यादातर गांव खाली हो गए क्योंकि लोग भागकर जंगल में चले गए। अंग्रेजों को फिर स्रोत भेड़िया ने 400 लोगों को इकट्ठा कर
कई सारे बकरों की कुर्बानी दी और दीवान, जिसके बीजापुर की तरफ से आने की संभावना थी, को बीच में ही रोकने के लिए चला पड़ा। 10 फरवरी को चली इस भीड़ ने पुलिस चौकी तथा मारेंगा स्कूल जला दिया। केसलूर में लाइनों व पशु अवरोधकशाला व टोपपाल राजूर में भी एक स्कूल को जला दिया गया। दीवान को सुरक्षित वापस लाने के लिए भेजे गए स्टेट रिजर्व पुलिस के एक हेड ने कांस्टेबल और 4 कांस्टेबलों को बंधक बना लिया गया और एक दास्ता कंजरी स्कूल जलाने के लिए छोड़ दिया गया। इस भीड़ ने गार्डों के साथ कोई बदसलूकी करने के बजाय उनके हथियार उनसे ले लिए और उन्हें छोड़ दिए। भेड़िया माझी के नेतृत्व में बागियों के एक दल ने कोयर नदी का रास्ता लिया, क्योंकि दीवान मुख्य सड़क छोड़कर उधर से आ सकता था। बाकी लोग बीजापुर से आने वाली मुख्य सड़क को बंद करने के लिए दिल मिल्ली चले गए। बुद्धू माझी और हरचंद्र नाइक ने मुख्य दल की कमान संभाली। डेब्रेट पॉलिटिकल एजेंट छत्तीसगढ़ 5 स्टेटस का 23 जून 1910 में कमिश्नर छत्तीसगढ़ डिवीजन का नाम पत्र लिखा। बस स्रोत 6 बस्तर में रहने वाले बुजुर्ग इस लड़ाई के बारे में उन्होंने अपने माता पिता से सुना था बताते हैं। कन कपला के पेदियामी गंगा को उनके पिता पेदियामी तोकेली ने बताया कि अंग्रेजों ने आकर जमीन लेनी शुरू कर दी। राजा को आसपास क्या हो रहा था इसकी परवाह नहीं थी, इसीलिए जमीन ली जा रही है यह देख उसके समर्थकों ने लोगों को इकट्ठा किया, लड़ाई शुरू की। इसके कट्टर समर्थक मारे गए और बाकियों को कोड़े से मार पड़ी। मेरे पिता पेदियामी तोकेली को भी कोड़े से पीटा गया, लेकिन वह भागने में कामयाब हुए और बच निकले। यह आंदोलन अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए था। अंग्रेज उनको घोड़े से बांधकर घसीटा करते थे। हर के गांव के 2-4 लोग जगदलपुर गए। जिदपाल के गार्गी देवा और मिखोला माकी मिरास के डोल और अबराबुंदी बाले रास और वादा पुआंदु पालेम का उंगा और दूसरे ढेर सारे लोग इसी तरह के नदारास के एक बुजुर्ग चंद्रू ने कहा कि लोगों की तरफ पुरानिया थे। पालेम के मुल्ले मुदाल नदारास के साथ एक कला ध्रुवा और पांडवा माझी हर परगना से लोग अलनार तराई इकट्ठा हुए। एक झड़क में पलटन ने सबको घेर लिया। गुंडा धूर उड़ सकते थे इसीलिए उड़ निकले, लेकिन तीर कमान वाले अब क्या करें। रातों में लड़ाई होने लगी। लोग झाड़ियों में छिपकर पेट के बल भागे। फौज की पलटन भी भागी। जो लोग जिंदा बचे किसी तरह अपने गांव घर पहुंचे। से नियंत्रण पाने में 3 महीने फरवरी मई लगा गया, फिर भी वे गुंडाधुर को कभी नहीं पकड़ पाए। विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत यही रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और आरक्षित क्षेत्र को भी 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया। बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज़ादी के बाद भी लोगों को जंगल से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखने की नीति कायम रही। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग की लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 4600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाए, लेकिन स्थानीय पर्यावरणविद के विरोध के फलस्वरूप इस योजना को रोक दिया गया। आइए अब एशिया के एक और हिस्से इंडोनेशिया की तरफ चलें, जरा देखें कि इसी वक्त वहाँ क्या कुछ हो रहा था। जावा के जंगल में हुए बदलाव। जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक जमाने में यह क्षेत्र अधिकांश वनाच्छादित था। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था और जैसा कि हम देखेंगे भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कोई समानता थी। इंडोनेशिया में जावा ही वह क्षेत्र है जहां डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। अंग्रेजों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। हालांकि उपजाऊ मैदानों
में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। जावा के लकड़हारे, जावा के कलांग यू समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। उनका महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासती बंटी, तो यहाँ के 6,000 कलांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बराबर बांट दिया गया। उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। डचों ने अब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया। तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करेंगे। 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला करके उसका विरोध किया, लेकिन इस विरोध को दबा दिया गया। डच वैज्ञानिक वनिक 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा, तो डच औपनिवेशिकों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल तक पहुंच पर बंदिशें थोप दी। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों में लकड़ी काटी जा सकती थी, और वह भी कड़ी निगरानी से। ग्रामीण को मवेशी चराने, बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगलों से गुजरने वाली सड़क पर थोड़ा घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा। भारत की ही तरह यहाँ भी जहाजों और रेल लाइनों के निर्माण के वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी। 1882 में अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। जाहिर है कि पेड़ काटने, लट्ठों को ढोने और स्लीपर ये जंगल में चित्र 21 में जंगल से सागवान की लकड़ी ले जाती मालगाड़ी औपनिवेशिक शासन का अंतिम दौर। स्लीपर तैयार के लिए श्रम की आवश्यकता थी। डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की जमीन पर लगान लगा दिया और बाद में कुछ गांवों को इस शर्त से इससे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंस उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में किया करेंगे। इस व्यवस्था में गांडी एंड एन स्टेन के नाम से जाना जाता है। बाद में ग्रामवासियों को लगान माफी के बजाय थोड़ा बहुत मेहनताना तो दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के लिए उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। सामिनी की चुनौती 1890 के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित बलातुंग गांव के निवासी सुरतिको सामिन ने जंगलों पर राजकीय मालिकानों पर सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। उसका तर्क था कि चूंकि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसीलिए उन पर उसका अधिकार नहीं हो सकता। जल्द ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन को संगठित करने वालों में सामिन का दामाद भी सक्रिय था। 1907 में 3,000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे थे। डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ साम्यवादियों ने अपनी जमीन पर लेट कर उसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना भरने या बेकार करने से इनकार कर दिया। स्रोत: यूनाइटेड स्टेट इंडिया कंपनी के एक अफसर डार्क वान होजेनड्रॉप ने औपनिवेशिक कालीन जावा में कहा था, बाटाविया के लोगों, चौंक पड़े, आश्चर्य से सुनो मुझे जो तुम्हें बताना है। हमारे बेड़े नष्ट हो चुके हैं, हमारा व्यापार मुरझा चुका है, हमारा नौकायन नष्ट होने वाला है। उत्तरी ताकतों से हम बेपनाह दौलत देकर जहाजों को बनाने के लिए लकड़ी और दूसरी सामग्री खरीदते हैं, और जावा में हम सामरिक व व्यापारिक संगठित दलों को, जिनकी जड़ें इस धरती में धंसी है, छोड़ते हैं। हाँ, जावा के जंगलों में एक सम्मानजनक नौसेना के निर्माण को बहुत ही कम समय में संभव करने के लिए पर्याप्त लकड़ी है। साथ ही जितनी जरूरत हो उतने व्यापारिक जहाज को बनाने के लिए भी। इसके बावजूद जावा के जंगल उतने ही तेजी से उगते हैं जितनी तेजी से उन्हें काटा जाता है। उचित प्रबंधन और अच्छी देखरेख के साथ ये स्रोत कभी भी खत्म नहीं होंगे। डार्क वान होजोडार्प, पेलुसो रिच फॉरेस्ट्स और पीपुल्स 1992 में उद्धृत। ये चित्र
सुमात्रा, कुआलालंपुरम, मलाया राज्य, दक्षिण चीन सागर, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, सिंगापुर, सारावाक, उत्तरीय बर्निया, बोर्निया, इधर सेलबसु, इंडीज, डच बटाविया, जावा रेल लाइन, ये लाल वाली रेल लाइन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडियज 1930 में, यूरोपीय आबादी 2,40,000, 1% से कम, चीन 1930 में 12 लाख, 2%, रबड़ और चीन की इलाके ज्यादातर डच स्वामित्व में थे। चित्र 22 में इंडोनेशिया के ज्यादातर जंगल सुमात्रा, कालिमिंतान व पश्चिमी ईरान इन्हीं में स्थित है। जावा ही वह जगह है जहां डचों ने अपनी वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत की थी। यह द्वीप जो अब चावल उत्पादन के लिए मशहूर है, कभी सागवान के जंगलों से ढका रहता था। युद्ध और वन विनाश। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में जंगलों पर गहरा असर पड़ा। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति, स्कोर्चेड अर्थ पॉलिसी अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्टों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ न लग पाए। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योगों के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। जंग के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था। हिंदुस्तान की ही तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और जमीन को नियंत्रित करने तथा लोगों को उसके बाहर रखने की वन विभाग की जिद के बीच टकराव पैदा हुआ। ये चित्र 23 में इंडियन म्यूनिशंस बोर्ड सुले पैगोंडा, एक एकत्रित जहाजों से लादने को तैयार बार टिम्बर स्लीपर। 1917 में पहले और दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र शायद इतना सफल नहीं होते यदि वे अपनी उपनिवेशों की संपदा और व्यक्तियों का ऐसा दोहन करने में सक्षम न होते। दोनों विश्व युद्ध का हिंदुस्तान, इंडोनेशिया और दूसरी जगह के वनों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। कार्य योजनाओं को स्थगित कर दिया गया और वन विभाग ने युद्धों की जरूरत को पूरा करने के लिए जमकर वृक्ष काटे। वनिक में नए बदलाव। 80 के दशक से एशिया और अफ्रीका की सरकारें को यह समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वनिक और वन समुदायों को जंगल से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होते हैं। परिणाम स्वरूप वनों से इमारती लकड़ियां हासिल करने के बजाय जंगलों का संरक्षण ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया। सरकार ने यह भी मान लिया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वालों की मदद लेनी होगी। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसीलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने सरना, देवराकुंडू, कानराई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा की। कुछ मांगों तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकसी आप करते रहें। इसमें हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता है। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरणविद अब वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीके के रूप में बारे में सोचने लगे हैं। ये चित्र 24 में डच औपनिवेशिक शासन के अधीन रेमबैंग में लट्ठों का गोदाम क्रियाकलाप। आप जहां आप रहते हैं, क्या वहां के जंगली इलाकों कोई बदलाव आया है? ये बदलाव क्या है और क्यों हुए हैं? एक औपनिवेशिक वनपाल एक आदिवासी के बीच जंगल में शिकार करने के मसले पर होने वाले बातचीत के संवाद लिखें।